एक बार फिर आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। लगातार आप देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पर संसद में चल रही कार्रवाई पर हमारी ये लगातार कवरेज। कल लोकसभा से बिल पास हुआ, आज राज्यसभा में लगातार चर्चा जारी है। बिल के समर्थन में और बिल के विरोध में नेता अपने अपने तर्क दे रहे हैं। बिल पर चर्चा के बाद राज्यसभा में आज रात को वोटिंग होगी। इससे पहले कल लोकसभा में देर रात तक बिल पर करीब 12.5 घंटे तक चर्चा चली, जिसके बाद बिल पर वोटिंग के बाद बिल लोकसभा से पास हो गया। लोकसभा में बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े और इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े। राज्यसभा में बोले बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कि मोदी सरकार ने विकास में कभी भी भेदभाव नहीं किया है। सरकारी योजनाओं से बड़ी संख्या में मुसलमानों को फायदा हुआ है। तो यहां पर अपने अपने तर्क जो हैं दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं लगातार। अपने प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने थे। उनके दृष्टि में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता था। उनका सिर्फ एक नजरिया होता था, गरीब और अमीर। आप गौर कीजिएगा, यह सदन गौर करेगा। हम जनधन योजना लेकर के आए, 42% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, 31% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम उज्ज्वला योजना लेकर के आए, 37% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम मुद्रा योजना लेकर के आए, 36% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम स्किल इंडिया लेकर के आए, 22.7% लाभार्थी मुस्लिम थे। हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया। अध्यक्ष महोदय, 70% अधिक मुसलमानों ने उस योजना का इस देश में लाभ लिया। विपक्ष और एसडीपीआई पर राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान बिल के सामने आने से पहले ही विरोध कर दिया गया। उन्होंने कहा, देश में एसडीपीआई बिल के विरोध में पर्चे बांट रही है। बिल को लेकर मुसलमानों को लगातार बरगलाया जा रहा है। आश्चर्य होता है, वक्त की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे। मैं एक पत्रक लेकर के अध्यक्ष महोदय आया हूं। केरल और कर्नाटक की एक आतंकवादी संस्था है PFI। माननीय गृह मंत्री को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने बैन किया है। PFI की एक दूसरी संस्था है SDPI। आज SDPI, मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज SDPI पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां SDPI सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए, नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा में इसी बिल पर बोल रहे हैं, सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे सर? आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आपने मान्यवर ऐसे ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं जो बड़े अजीब हैं, जो अपने आप में ये बताते हैं कि आपकी मंशा सिर्फ देश में झगड़ा कराने की है, नफरत फैलाने की है, फसाद कराने की है। आपकी मंशा कहीं भी मुसलमानों का या किसी वर्ग का भला करने की नहीं है, नहीं है और नहीं है। बस एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये काम आपने देश के अंदर बहुत अच्छा शुरू कर दिया। आप एक काम करते हैं, देखो मुसलमानों को ठीक कर रहा हूं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, नुकसान हिंदुओं का। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब रहा है, नुकसान हिंदुओं का। 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर निकल गए, नुकसान हिंदुओं का। तो मुसलमानों का को ठीक करने के नाम पर आप नुकसान देश के करोड़ों हिंदुओं का भी कर रहे हैं। इसलिए ये सब बातें करके देश में आप नफरत फैला के ये सब झगड़े फसाद के काम मत कीजिए। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी वो मौका है इस बिल को जो गैर संवैधानिक है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लीजिए। धन्यवाद। श्री संजय सिंह जी को मैं जवाब देना चाहता हूं।
संजय सिंह बात कर रहे थे। अब वैसे तो हमने बहुत सारे विषयों पर जो इसमें बिल में है उन पर चर्चा कर ली है। एक जो बात इन्होंने उठाई उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ हैं। मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब हैं। शायद संजय सिंह की बात का जवाब किरण रिजिजू अच्छा, दे रहे हैं, सुनिए। जरा वो सुन लेते हैं पहले। संजय सिंह इतना तर्कहीन बात करते हैं, जवाब देने के लिए जगह भी नहीं है। वो पॉइंटलेस बात करता है, बिल से संबंधित नहीं, इधर उधर का बात करता है। पॉइंट में बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा बाद में। श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी की बातें की है, मैं उनका जवाब बाद में दूंगा। सुबोही खान जी, शालिनी अली जी, अंबर जैदी जी, मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब हमारे साथ हैं चर्चा में। एक बार फिर आपका स्वागत है। जो बात अभी कह रहे थे संजय सिंह, आए उसी का हम लोग जिक्र कर ले। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ कर सकता है। पहले यह था कि गैर मुसलमान भी अपनी किसी जायदाद को या प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम कर सकता था। अब इसमें शर्त लगा दी है कि वो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। ये क्यों? देखिए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान के लिए तो इसलिए कहा गया है कि अब धर्म परिवर्तन का भी दौर बहुत बीच में, पिछले 10 साल 15 साल जो गुजरे हैं, बहुत तेजी से गया है कि आपने धर्म परिवर्तन किया, जल्दी से शादी की, फटाफट वो कई बार माँ बाप ने घर से निकाल दिया, कई बार बेटे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी दान कर दी। तो ये सब चीज़ें, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब आप 5 साल किसी मजहब में टिक जाएंगे, जान लेंगे, अच्छे से उस पर अमल कर लेंगे, तो फिर आप दान भी कीजिएगा। यानी जज्बाती कुछ नहीं होना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग खत्म होनी कोई चाहिए। अभी मुसलमान बना, कन्वर्ट हुआ और फिर उसने अपनी दान जायदाद कर दी, ऐसे। और दूसरे, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जो गैर मुस्लिम के दान करने वाली बात है, इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। वक्फ जो है, टोटल वक्फ की जमीनें अल्लाह के लिए है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वक्फ का लेना देना मुसलमानों से, इसमें भी कोई शक नहीं है। वक्फ मुसलमानों का मजहबी मामला, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसलिए वक्फ करने वाला और वक्फ के इस्तेमाल करने वाला, ये दोनों शुरू से ऐसा इन्होंने बनाया धारणा कि मुसलमान होगा, लेकिन पहले से ऐसा था कि दान कोई भी करता था लेकिन इस्तेमाल मुसलमान करेगा, ऐसा इन्होंने। बस ज्यादा क्या होता था, भाई रेंट पर आपको अपनी दुकान दे दी है, वो भी कुछ कारणों की वजह से। लेकिन अब ये अच्छा हो गया कि भाई दान भी मुसलमान करेगा और इस्तेमाल वो पूरी कौम के लिए होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्रिश्चियन के पास क्रिश्चियंस का बोर्ड है, अपने मजहबी मामलात हैं उनके, सिखों के पास भी हैं, सनातन के लोगों के पास भी हैं। तो कोई सनातन का आदमी या कोई क्रिश्चियंस का आदमी वक्फ बोर्ड में दान करने क्यों जाएगा? या तो वो जगह डिस्प्यूटेड है, या तो कुछ दाल में काला है। तो सरकार जो है हर चीज में एक आईने की तरह शफाफियत चाहती है, कोई झगड़ा ना हो किसी। आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो अभी मैं देख रहा हूं राज्यसभा की लोकसभा की बहस, एक तरफ से तो पूरे तर्क के साथ बात रखी जा रही है और दूसरी तरफ से सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मैं आपको बताता हूं, इस पर काउंटर लॉजिक ये दिया जाता है कि भाई बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, किसी हिंदू ने कहा मस्जिद बनाने के लिए जमीन ले लो मेरी, किसी मुसलमान ने कहा ये मैं मंदिर के लिए दे देता हूं जमीन। तो ऐसे ही कोई गैर मुस्लिम, कोई हिंदू, क्यों नहीं कोई अपनी जमीन जो है वो इस्लामी काम के लिए दे नहीं, खालिस वक्फी के दान का कोई रास्ता ऐसा नहीं है। जब कोई दान करने वाला होता है ना सौरभ भाई, खालिस वो वक्फी का रास्ता अपनाएगा। वक्फ एक ऐसा, मेरा भी है, वक्फ इसमें एक ऐसा इशू आ गया है वक्फ में कि वक्फ के नाम से तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भागते हैं। वक्फ में तो पिछले 50-60 सालों में जो हुआ, 5% लोग, मेरा ये दावा भी है साथ साथ में, 5 से 10% मुस्लिम लोगों के पास पूरी 100 के 100% वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं। जब उनकी जांच आप करेंगे तो वहां से सब निकलेंगी, सब वहां उनके पास मौजूद है। तो इसलिए मैं भी, हर मुसलमान की भी ये इच्छा होनी चाहिए कि दान हम करें और उसका फायदा सबको हो। जैसे सिखों की इच्छा है, सिख दान करता है गुरुद्वारे में और खिलाता पूरे हिंदुस्तान को है, और सनातन के लोग भी दान करते हैं और खिलाते पूरे देश को हैं। मुसलमान भी ये इच्छा रखे अपने अंदर, मजहबी तौर से भी, कि दान वक्फ बोर्ड में मुसलमान करे और उसका इस्तेमाल पूरा देश करे, पूरी कौम करे। ठीक है, एक चीज आप कुछ कहना चाह रही थी जी। सौरभ देखिए, मुझे ना ये जो मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेता है ना, इनका दोहरा चरित्र इनके हर स्टेटमेंट में दिखता है। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि ये मजहबी मामला है, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि हिंदू भी हमें चैरिटी करके अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। एक बात बताइए, भारत में चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, यानी कि कोई भी भारतीय अगर अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी भी पर्पस के लिए चैरिटी करना चाहता है तो ये एक्ट उसको कवर करती है। तो आप या तो खुद ये कॉमन लॉ में आ जाइए कि नहीं भाई, एक लॉ चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में सब आएंगे, हिंदू मुस्लिम कोई कहीं भी चाहे तो दान कर सकता है, तो भी हमें समझ आता है। अपनी प्रॉपर्टी भी इन्हें खुद ही चाहिए, मुसलमानों की भी खुद ही चाहिए, हिंदुओं की भी खुद ही चाहिए। हम वक्फ एक्ट में रहेंगे, हम चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में नहीं जाएंगे। तो मजहब सिर्फ लेने के लिए लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? मुझे लगता है आज अगर
इस्लाम मजहब बदनाम हो रहा है तो इन लोगों की निजी हित साधने की राजनीति के कारण इस्तेमाल हो रहा है। वजाद भाई ने बड़ी अच्छी बात एक कही कि आपने अभी किसी कोई लाइन दी कि मुसलमान इस्तेमाल होता था। मैं उदाहरण आपको कुछ सौरभ देना चाहती हूँ, कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा, क्योंकि मैं यूपी से आती हूँ। यूपी की राजनीति में मुसलमान कैसे इस्तेमाल हुआ है आज तक, एग्जाम्पल देती हूँ। समाजवादी पार्टी में क्या होता था, पोजीशंस पे तो यादव बैठते थे, बदमाश बनता था मुसलमान। बसपा में क्या होता था, पोजीशंस पे एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग बैठते थे, गुंडा बदमाश बनता था मुसलमान। कांग्रेस में क्या होता था, पोजीशंस पे परिवारवाद और अपना जो एलीट पैसे वाले लोग वो बैठते थे, बदमाश बनता था मुसलमान। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछली 3 जनरेशन पहले तक हीरो पुक चलाते थे, आज बड़ी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज पे अपने एम्पायर खड़े कर लिए हैं और मुसलमानों के नाम की राजनीति करते हैं। बदमाश बनता है, हैदराबाद में तेलंगाना में खुद देख कर आई हूं, वो राज कर रहे हैं, बदमाश बन रहा है मुसलमान। इवन आम आदमी पार्टी जो स्वराज की बात करते थे, हमने तो दिल्ली में देखा है भाई, बड़ी बड़ी बातें चैनल्स पे करते हैं। और अमानतुल्लाह खान ने कैसे नफरती भाषण दे देकर मुसलमानों को सड़कों पे उतरवाकर दिल्ली में आग लगाई थी। आज तक भारत के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि उनको शिक्षा देने वाला, संस्कार देने वाला, सेवा से जोड़ने वाला, राष्ट्रभक्ति से जोड़ने वाला नेता उन्होंने अपना चुना ही नहीं। उन्होंने हमेशा वो नेता चुने जो उन्होंने जिन लोगों ने उनको इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल किया है, तुष्टीकरण किया है, वोट बैंक की राजनीति। लेकिन जो भी सवाल यही है कि क्या लोगों को ये समझने दिया जाएगा कि ये उनके बेटरमेंट के लिए है और एक ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। शालिनी जी, अगर इसी को देखें तो अभी भी जो नैरेटिव सदन के भीतर और सड़क पर भी जो स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, संविधान के खिलाफ है, आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, ये बिल आएगा तो आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी। भाई छीनेंगे तो किससे? अल्लाह के पास जमीन है तो छीनेंगे उनके रहनुमादारों से जो उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। नहीं, एक और बात है, आपने खुद अपने चैनल में भी कल दिखाया है, बाकी चैनल भी दिखा रहे हैं कि जो मुसलमान है जिनके हित के लिए वक्फ बोर्ड है, आपने उन गरीब मुसलमानों को भी देखा रोड पे आते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए, लड्डू बांटते हुए, शीर बांटते हुए। बट ये जो कट्टरवाद सोच रखने वाले मुसलमान सो कॉल्ड नेता हैं जो अपनी आप को कहते हैं कि हम शुभ चिंतक हैं, उन्होंने शुरू से शुरू और कभी भी गरीब मुसलमान के बारे में नहीं सोचा। आप ये कह रहे हैं गाय भी मेरी, उसका दूध भी मेरा, बछड़ा भी मेरा, उसकी खीर भी मेरी, मैं ही खाऊंगा, मैं किसी को दूंगा नहीं। जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कहा, मेरी बहन ने भी कहा कि मुसलमान चाहता तो ये है कि वक्फ बोर्ड में हम गैर मुसलमान को ना रखें मेंबर, पर वो ये भी चाहता है कि जी कोई गैर मुसलमान हमें हमारी जमीन भी दे दे कि जी हम ले लेंगे। भाई जितना है तुम्हारे पास उसका तो ब्यौरा नहीं दे रहे हो। एक सवाल ऐड करना है, आप ही की बात कंटिन्यू कीजिएगा। सौरभ भाई, सवाल ही ऐड कर सकता हूं, जवाब नहीं करूंगा। क्या हिंदू के पैसे से मस्जिद बनाना फिर उसमें इबादत करना जायज है? नहीं, ये तो नैरेटिव तोड़ना है ना वजाद भाई। नहीं, मैं यही तो नैरेटिव तोड़ना। आप जो कह रहे हैं ना उसको मैं एक दूसरे तरीके से कह देती हूं। जवाब नहीं दूंगा इसका, इनके फतवे हैं इस पर। अरे लेना क्यों चाहते हैं? बहुत अच्छी बात जवाब दूंगा तो फिर मैं कहा जाऊंगा? मैं आपको बता देती हूँ कोविड के दौरान क्या हुआ है। कट्टरवाद सोच रखने वाले, कोविड के दौरान हम लोग जब ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर रहे हैं तो लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि ये इमदाद है, ये ज़कात है, ये सदका है, कि जी जो सिलेंडर की आउटसाइड है वो तो हम ज़कात समझ सकते हैं, पर उसके नहीं वो हम इमदाद समझेंगे। क्यों? सही कह रही हूँ ना मुफ्ती साहब? पर उसके अंदर का जो ऑक्सीजन है वो इमदाद में चले जाएगा। ज़कात ये है, खैरात ये है। ज़कात हम सिर्फ 2.5% देंगे, लिखा गया है 2.5% आप दे दीजिए। किसने रोका है 5% देने से? किसने रोका है 10% देने से? किसने रोका है किसी बच्चे के तालीम को देने के लिए? तालीम के लिए हम देंगे। हाय हाय, गांव में वो बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं, उसकी तालीम के लिए देना है। अच्छा, मुसलमान है ना तो मैं ज़कात दे दूंगा। तो जब हमारी आज भी ये कट्टरवाद सोच है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान के हित के लिए सोचेगा, मुसलमान सिर्फ मुसलमान के बच्चों को पढ़ाएगा, मुसलमान सिर्फ मुसलमान के बहनों को ही आगे सक्षम करेगा, तो फिर ये सोच कहाँ लेकर जाएगी हमारी देश को? असम का किस्सा है, वहां पे जितने भी गवर्नमेंट एडेड मदरसा थे सब बंद करवाए गए। आपको पता है उन मदरसों में आज क्या है? सरकारी स्कूल है। और पता है उन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहा है? मुस्लिम और हिंदू बच्चे, सबके सब। आप चाह रहे थे कि सरकार का पैसा आए और आप वो सरकार का पैसा लेकर बच्चों को मदरसा में पढ़ाए क्या? आप दीनी तालीम दीजिए,
दुनियावी तालीम से हमारे बच्चों का कोई वास्ता नहीं है। भी हमारे बच्चे केबल टीवी रिपेयर करेंगे, मोबाइल फोन रिपेयर करेंगे, वो IAS IPS की तैयारी नहीं करेंगे। वहां पे सरकार ने इस बात का विरोध किया, पूरे देश में आग जली और बोला गया कि जी सरकार खाली। अभी उत्तराखंड में हो रहा है ना, उत्तराखंड में भी जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको बंद कराया जा रहा है। क्यों नहीं बंद कराया जाए? आप मुझे बताइए, ये जमीन मेरी है, इस जमीन के ऊपर कब्जा किसी और का है, और जिसने कब्जा कर रखा है उसने कोई मदरसा खुलवाया क्यों है? देखिए, यहाँ वक्फ के मामले में भी आप मदरसे की बात चल गई तो अच्छा एक उसमें उदाहरण जुड़ गया। ये रेजिस्टेंस इस बात की क्यों है कम्युनिटी में कि हम सरकार के जुरिस्डिक्शन में आए। सरकार ये तो नहीं कह रही कि कोई मदरसा नहीं चलेगा देश में, वो ये कह रही है कि आप हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और क्या करिकुलम पढ़ाया जाएगा ये हम बताएंगे। ना हम आपको इससे रोक रहे कि आप दीनी तालीम दीजिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाओ। वक्फ में भी यही कह रही है कि अब तुम वक्फ जो भी कर रहे हो, आपके लोग कर रहे हैं, उसको रजिस्टर कराओ। देखिए सौरभ जी, इसके पीछे मानसिकता है। मुसलमान इस दायरे में आना ही नहीं चाहता, किसी भी मामले में सरकारी दायरे में नहीं आना चाहता। आप बात कानून की कर ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कहते हैं हमारे दीन में मुदाखलत हो रही है। आप बात करें 3 तलाक की तो बोलते हैं दीन में मुदाखलत। आप बात करें मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करने की तो कहीं हमारे दीन में मुदाखलत। आप बात करें वक्फ बोर्ड की तो हमारे दीन में मुदाखलत। आप भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं जहां पर आप हर वक्त लाल किताब जेब से निकाल कर कहते हैं कि हम बाबा साहिब के संविधान को मानते हैं, तो ये बाबा साहिब के संविधान को बड़े कन्वीनियंटली मानते हैं। क्रिमिनल कोड में मानेंगे बाबा साहिब का संविधान, जहां पर इनको इस तरह के कानूनों का विरोध करना होगा तो आर्टिकल 25, 26 हर चीज का विरोध करने के लिए। तो भाई आप करना क्या चाहते हो? या तो आप शरीयत मान लो पूरी तरह से, आप घोषित करवा लीजिए कि भाई हमें सरकार के दायरे में ही आना चाहिए, सरकार हमारी शरीयत को कोडिफाई कर दे और भारत के मुसलमान पे पूरी तरह से 100% शरीयत नाफिज होगी, तो फिर आपकी बात को माना जाएगा। चोरी पे हाथ भी कटेंगे। एग्जैक्टली, चोरी पे हाथ करेंगे, रेप पे संसार होंगे। तो ये जो हिपोक्रेसी है जिसके बुनियाद पे ये लोग राजनीति करते हैं, ये हिपोक्रेसी खुल रही है और इसी वजह से आज भारत का मुसलमान अपने घर में बैठा हुआ है ठंडक के साथ और टीवी पे देख रहा है कि भाई क्या चल रहा है राज्यसभा। लेकिन इसी में एक और चीज भी होती है जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप जब दूसरे मुल्कों में, कई मुल्क ऐसे भी हैं जहां वक्फ नहीं है, वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड किसी का शरीयत फॉलोइंग कंट्री में नहीं है। वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, वो भी तो सरकार के अधीन ही आ रहा होता है। अरे पर आप एक बात समझिएगा, मैं अंबर की ही बात में आगे मैं ये कह देती हूँ कि जब सरकार अपने बिल में वक्फ और औलाद में ये बात लेकर आ जाती है कि आप वक्फ करिए, बिल्कुल करिए, आपका हक है, आप करिए, पर शरीयत के हिसाब से। अब ये मैं आपको शरीयत का हवाला बता रही हूँ, सरकार ने चाहे शरीयत का हवाला दिया या नहीं दिया, पर ये शरीयत के हिसाब से कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है तो वो शरीयत के हिसाब से करता है। बीवी को हिस्सा मिलता है, बेटे को हिस्सा मिलता है, बेटी को हिस्सा मिलता है, और इंसान का अपने हिस्से पे 1/3, सही कह रही हूँ, 1/3 है हिस्सा आपका, जो कि आप विल कर सकते हैं, बांट सकते हैं, आग लगा सकते हैं, चैरिटी में दे सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं। तो वक्फ और औलाद, जो कि चौथा पॉइंट है आपके अमेंडमेंट्स में, कहाँ गलत है? तो आज ये सारे जो मुसलमान है जो इसका विरोध कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हो? तुम शरीयत के हिसाब से बना कर रहे हो। शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से महिला, औरत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। कुरान के हिसाब से अल्लाह के बाद यदि जन्नत है तो आपकी माँ के कदमों के नीचे है। और जब बात आती है कि पॉलीगैमी की, कि हम कहते हैं नहीं जी पॉलीगैमी गलत है, आप 4 शादियां मत करिए, तो शरीयत के हिसाब से, कुरान के हवाले से, तो वो तो जो बैटल ऑफ उहद थी, जो जंग हुई थी, उसमें जो बेवाह हुई थी, जो यतीम बच्चे थे, उनको सुरक्षित करने के लिए कहा गया था कि बुरी नजर मत रखो तुम औरतों के ऊपर, और अगर तुम अपनी बीवियों के साथ में सम्मान वाला रिश्ता रख सकते हो, चाहे वो हिसाब किताब में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो कुछ भी है, तो आप कर सकते हो। कहाँ था वो? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप चारों लोग मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुफ्ती साहब। हमने सीए पर देखा कि बहुत ज्यादा ये कहा गया कि भाई साहब ये मुसलमानों की तो नागरिकता ही छिन जाएगी, तुम शहरी ही नहीं रह जाओगे। और मुसलमान सड़क पे उतरा भी, शाहीन बाग दिल्ली में लगा, जगह जगह पूरे देश में उसको लेकर के सड़कों पर लोगों ने, मुसलमानों ने निकलकर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, कोई नहीं बाहर निकला। ठीक, 1 महीने से बहस चल रही है, 6 महीने से बहस चल रही है वक्फ के ऊपर। कहीं हम नहीं देख रहे कि लोग बाहर निकल रहे। सीए भी तो लागू हो गया, सीए लागू हो गया तो उस पर कोई बाहर नहीं निकला। मतलब अब क्या मुसलमान जो हैं वो समझ गए या थक गए? समझ गए इनके जो ये कहते हैं शेर आया शेर आया। अरे
मुसलमान जो होता है, आका किसके लोग हैं पास ना, है? बड़े आका, तो वो वकील खेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो पूरी कौम देख रही एक है कि permanent शाहीन रखा बाग हुआ में होता हमारे बच्चे बैठेंगे, हमारी माएँ बैठेंगी और ये वकील खेलेंगे। तो कौम ने समझा है। अच्छा, सीए में तो ना बड़ी डरावनी कैफियत थी सौरभ भाई, इतनी डरावनी कैफियत थी कि मैं सीए में बैठे कुछ लोगों से बात करनी चाहता था। एक हफ्ते तक मुझे उनका कोई लीडर ही नहीं मिलता था, हर आदमी लीडर होता था। दूसरे मैं चाहता था कि सरकार से इनकी मुज़ाकरात कराऊं, तो वो कहते थे कि जो डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं, भाई वो है कहाँ, इस जमीन पर है कि नहीं है। जैसे अब ये ना मस्जिद छिन जाएगी, खानकाहें छिन जाएंगी, हाँ, proper ये detention centers ऐसी की बात है जो बात की। जमीन से नीचे की है और आसमान से ऊपर की है, जो सौरभ भाई को और मुझे दोनों को दिखने वाली नहीं है, इनको दिखने। अच्छा, बिल इनके पास पहुंचा होता है तो पढ़ा नहीं होता, और पढ़ा होता है तो सच बोला नहीं होता। अमित शाह जी चीख रहे हैं, पूरी साफ एक बात वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, सरकार का एक आदमी इनको सफाई देने में लगा हुआ है। लेकिन एक ये है कि आपके टीवी पर आएंगे अभी थोड़ी देर में और आके वही फैलाएंगे, अरे भाई कुछ बचेगा नहीं, एक झटके में रातों रात सब कुछ ले लिया जाएगा। भाई तुम इस देश के नागरिक हो और 1.25 करोड़ देशवासियों में शामिल हो जिसको मोदी जी तरक्की देना चाहते हैं। मैं कहता हूं हम सब लोगों को एक प्रोग्राम तो मोदी जी के धन्यवाद के लिए करना चाहिए कि वो उस मुसलमान के लिए सोच रहे। 70 साल में जो लीडर ने नहीं सोचा, मुसलमान नेताओं ने नहीं सोचा, मजहबी तंजीमों ने नहीं सोचा, मोदी जी ने उसके लिए सोचा है। वो वक्फ जो हमारे बाप दादा करके गए थे हमारे बच्चों के लिए कि वो किसी हालत में काम आएगा, आज प्रधानमंत्री कहते हैं यार इन गरीबों को दे दो जिनका हक है। ये सारा का सारा तुम जितने मालदार वक्त के खिलाफ जो आवाज थी गए। पूरी की पूरी वो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से ही उठनी शुरू हुई है सबसे पहले कि भाई जांच कराइए। आज भले ही सदन के भीतर लालू यादव की पार्टी उनके बेटे इसकी मुखालफत कर रहे हो, लेकिन वही कहते थे कि भाई एक सबसे करप्ट लालू बॉडी यादव है। ने बोला? खुद बोला उन्होंने, सदन के भीतर बोला कि सबसे करप्ट बॉडी है, इस पर जांच होनी चाहिए। और वक्त पर ऐसे कई बयान सामने आते रहे हैं जहां पर जांच की मांग की गई। अब अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं सुबीर जी, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? क्योंकि 10,000 से ज्यादा केसेस तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही फाइट आउट कर रहे हैं। जी देखिए, दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि जो 5% मुसलमान 95% मुसलमानों का हक खा रहे थे, उनको लग रहा है कि ये ज़मीनें हमसे ना छिन जाएं, जिनके दम पे हम अपनी राजनीति कर रहे थे और बड़े बड़े महल खड़े हुए थे। मुस्लिम मासेस का कोई नुकसान नहीं है, मुस्लिम लीडर्स का नुकसान है जो कंधों पे चढ़ के गरीब, मिस्कीन, यतीम, अनाथ, बेघर मुसलमान के कंधे पे चढ़ चलिए, के आपने अपनी सॉरी राजनीति आपको करता इंटरप्ट था। कर रही हूं, आपने कहा एक चीज- जमीनें ना छिन जाएं। मैं एक क्योंकि क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, जमीनें ना छिन जाएं। भाई सदन के भीतर भी कह दिया कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, जो जैसे पिछली बार जो आपके पास जमीनें हैं वो वैसी की यथास्थिति जो बनी रहेगी, बशर्ते उस पर कोई विवाद ना हो। भाई अगर पहले से विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला जाएगा, तो उसके ऊपर तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती हेल्प आपकी। दूसरी बात ये कही, अगर आपने किसी की जमीन गलत तरीके से, सरकारी जमीन है उसे कब्जा हुआ है, तो वहां पर फिर आपको कागज दिखाने होंगे। उसके अलावा तो कोई जमीन नहीं छिन रही ना। देखिए, जमीन जमीन छीनने का मकसद इनका कुछ और है, मतलब सुनिए, वो लोग exactly. मैनेज कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, वो मैं गवर्नमेंट समझ रही हूँ, कर लेकिन है, ये उसका भी एक फायदा नैरेटिव है ना कि जमीन छिन जाएगी। हाँ, वो छिनने भी का छिन वही तो जो उनकी भी अंबर नहीं ने रही है। कहा, जमीन छिनने का मतलब है कि कोई व्यक्ति, जैसे मैंने मौलाना साहब का एक उदाहरण दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मस्जिद के नीचे एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई जब उनसे कहा जाएगा कि भाई ये आपका पर्सनल मकान नहीं है, इसको आप किसी वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करिए, तो उनके हिसाब से तो उनकी जमीन छिन गई ना। जमीन मुसलमानों से नहीं छिनेगी, जरूरतमंदों से नहीं छिनेगी, लेकिन जो इलीगली इंक्रोच करके बैठे हैं उनका तो कंट्रोल वहां से हट जाएगा, इसलिए नैरेटिव फैला रहे हैं। एक बात बताइए, यानी चेक एंड बैलेंस हो जाएगा कि भाई ये जमीन जो है वो वक्फ के कामों के लिए, मुसलमानों के हितों के लिए यूज हो रही है कि नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो फिर आपको इसको यूज करना होगा। देखिए, तो कुछ प्रॉब्लम सेकंड, यहाँ है। कुछ सेकंड, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के पास मुसलमानों की सैकड़ों कंप्लेंट्स हैं कि हमारे साथ मुतवल्लियों ने, वक्फ बोर्ड ने अन्याय किया है। अपनी अर्जी लेके बेचारे वक्फ बोर्ड के ऑफिस अच्छा, जाते एक हैं, example मैं लतिया आपको, दिए जाते नाज और हैं, देना लाइन में चाहती हूँ। धक्के खाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं है। तो ये तो भाई कोई हिंदू मुसलमान की या किसी जोरबाग करबला पार्टी का की भी मामला बात आपने नहीं सुना है। होगा, जिसपे जोरबाग करबला का मामला काफी उस पर चर्चित रहा। एग्जैक्टली, वो प्राइम लोकेशन है जो करबला की प्रॉपर्टी है, वो भी तो मुतवल्लियों ने ही किया था। किसने बेची वो जमीन? उस पे बड़े नेताओं ने बहुत मोदी जी का मामला, अरे प्राइम लोकेशन है जोरबाग की जमीन का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी कीमत क्या होगी। एग्जैक्टली, तो उस पे नहीं बात करेंगे किसने किया, गवर्नमेंट मुतवल्लियों ने तो किया, जो उस बॉडी में बैठते हैं, जो उसके मालिक बन के बैठते जो हैं। जमीन हमने अल्लाह को दी थी उसे बेचने का अधिकार मुतवल्लियों के पास कैसे आ गया? बोलिए ना, अरे ये तो इस्लाम धर्म के खिलाफ है सीधे सीधे। एब्सोल्युटली,
क्योंकि जो जितना आपकी मैंने फैमिली पढ़ा के समझा एग्जाम्पल उसमें दिया लिखा है था, कि जो आपको अल्लाह को एक बार दे दी, वो दे दी। वो भी तो वक्फ है, लेकिन वो सारी की सारी बिक्री है, जमीन इधर से उधर जा रही है, लोगों के पास है। देखिए कैसे हो रहा है? ये तो सिंपल सी सबसे बड़ा बात है, सवाल मैं है ना। आपको बहुत सिंपल तरीके से एक फ्लो चार्ट तरीके से कह देती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अपने प्रॉपर्टी का पहले बंटवारा करूंगी और फिर मैं वक्फ करूंगी। वो ये नहीं चाहते हैं बेटियों को हक ना मिले। दूसरी चीज, मैंने वो वक्फ कर दी है तो वाकिफ ये डिसाइड करता है कि वो प्रॉपर्टी किस चीज के लिए इस्तेमाल हो, और मुतवली भी वो डिसाइड कर देगा कि ये मुतवली जो है वो केयरटेकर है। अब मैं तो चल पड़ा, वो जो जमीन है वो आगे किसके हाथ में? मुतवली के। मुतवली ने क्या किया? उसमें दुकानें बना दी, किराएदार रख दिए, उसमें उसने केटरर को दे दिया, बैंक वे को दे दिया, होटल बना दिया। आप तो जानते हैं बहुत बड़े अपने विरोधी दल के नेता हैं जिनके वक्फ की जमीन पे, जिनके, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो समझते हैं वो वक्फ की जमीन उनके है, उनके बाप दादाओं की है, प्रॉपर्टी में बन गई है होटल। अब क्या सिस्टम हो गया है? आपने पहले तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ किया, उसका प्रूफ वक्फ किया, आपने उसको रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाया किस पर्पस के लिए रजिस्टर करवाया? वो उसके बाद वो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस में और प्रॉपर डिजिटलाइजेशन के लिए आ जाएगा। अब सपोज करिए वहां मदरसा है तो टीचर्स की सैलरी, चैरिटी जो भी हो रहा है उसका जो इनकम है और एक्सपेंस है वो, और उसमें अगर कोई एक्सेस है तो उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए वो। तो पूरा जब ये पूरा फ्लोर चार्ट हो जाता है ना डिजिटलाइजेशन का, तो आपको चोरी करने का कोई स्कोप नहीं यानी मिलता अभी जो है। मुतवल्ली है वो उस जमीन का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसके पैसे जो आमदनी हो रही है वो कहां जा रही है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस इन इट, एंड दैट इज व्हाट दे आर अपोजिंग कि डिजिटलाइजेशन, सीएजी ऑडिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएजी ऑडिट भी उतनी क्लैरिटी से नहीं होगी। अब आप कौन होते हैं जो आज इस मुद्दे को उठा रहे हो? आपको अगर मुद्दे उठाने थे तो उसके आप सोल्यूशंस दे देते। देखिए, मैं आई विल गिव फुल मार्क्स टू टीडीपी के जो मेंबर्स थे उन्होंने हर एक जीपीसी की मीटिंग अटेंड करी, हर जेपीसी की मीटिंग अटेंड करी। ओएसए साहब ने नहीं अटेंड करी, समाजवादी पार्टी के नहीं, कांग्रेस के तो कल राहुल गांधी जी को देख लिया था, चप्पल और पैजामे में आकर ऐसे बैठे हुए थे, उन्होंने एक पॉइंट नहीं उठाया। क्यों?